ये बारिशें जो बरसती हैं ये कई कहानियों को समेट लाती हैं अपने आप में। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है बरसात की वो रात। खिड़की पर जमी बारिश की बूंदें, एक कप चाय, रेडियो पर बजते गीत को महसूस करते हुए ऋचा आंखें बंद करके अपने अतीत में चली गई, जब वो अपने पति विशाल के साथ मुंबई में रहा करती थी। मुंबई में आए हुए ऋचा और विशाल को 2 साल हो गए थे और शादी को 4 साल। इन 2 सालों में विशाल ने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस अच्छी जमा ली थी और अब वो एक जाना माना और प्रसिद्ध डॉक्टर था, लेकिन फिर भी वो ऋचा को वो खुशी दे पाने में असफल था जो कि हर औरत को पूर्णता प्रदान करती है, मां बनने की खुशी। विशाल तो उसे ईश्वर का फैसला मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया और उसे इस बात से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन जब भी वो ऋचा को उदास और हताश देखता तो वो दुखी हो जाता। ऋचा को समंदर का किनारा बहुत पसंद था। समंदर से उठती लहरें जब किनारे पर आकर शांत हो जाती तो ऋचा को बड़ा सुकून मिलता था इन्हें देखकर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विशाल ने ऋचा के जन्मदिन पर पूरा दिन समंदर के किनारे बिताने का प्रोग्राम बना लिया। ऋचा ने भी सोचा था कि विशाल ने अपनी व्यस्तता को दरकिनार करते हुए खास उसके लिए आज का पूरा दिन निकाला है, तो वो भी आज के दिन के हर पल को एंजॉय करेगी अपने विशाल के साथ। दोनों पहुंच गए समंदर किनारे। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। ऋचा का पसंदीदा मौसम बारिश का मौसम। 7 बजे ही इतना अंधेरा छा गया जैसे आधी रात हो गई हो। देखते ही देखते समंदर का किनारा खाली हो गया। विशाल भी ऋचा से बार बार घर जाने को कहने लगता, लेकिन ऋचा हर बार थोड़ी देर में चलते ना ये कहती थी। मुंबई की बारिश का तो कभी कोई भरोसा नहीं रहता, कब थोड़ी देर में बंद हो जाए और कब तूफान में बदल जाए। उस दिन भी मौसम अचानक बिगड़ गया। बारिश बहुत तेज हो गई और बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी मानो अभी धरती पर पहुंच जाएगी। ऋचा का हाथ पकड़कर विशाल अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। अंधेरे में ठीक से कुछ ज्यादा दिख भी नहीं रहा था, तभी अचानक ऋचा का पैर किसी कठोर सी चीज से टकराया और उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। इतने तूफान और बिजली में भी बच्चा इतनी जोर से रो रहा था कि ऋचा को साफ सुनाई दे रहा था। ऋचा विशाल का हाथ छोड़ वहीं रुक गई। विशाल ने पलट कर देखा और आवाज लगाई, ऋचा, ऋचा, अरे रुकी क्यों हो? आ जाओ, अपनी गाड़ी यहीं खड़ी है, जल्दी आकर गाड़ी में बैठ जाओ। विशाल की आवाज सुन ऋचा ने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया और तेज कदमों से चलते हुए गाड़ी के पास आ गई। विशाल ने ऋचा की गोद में बच्चे को देखा तो हैरान होकर पूछने लगा, ये कौन है और ऐसे किसी का बच्चा क्यों उठाकर लाई हो? देखो कितना रो रहा है। रो रहा नहीं, रो रही है, बेटी है, ऋचा ने बच्चे को संभालते हुए कहा। अच्छा बेटी है, पर है किसकी? विशाल अब भी बहुत हैरान था। विशाल को इतना हैरान परेशान देखकर ऋचा ने उसको पूरी बात बताई। अरे बाबा, किसकी है, कहाँ से आई, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो एक प्लास्टिक के डब्बे में पड़ी मिली। मेरा पैर उस डब्बे से टकराया तो ये जोर जोर से रोने लगी। आसपास देखा तो कोई था ही नहीं और इसको ऐसे रोता हुआ देखकर छोड़कर आने का दिल नहीं किया, इसीलिए उठा लाई। ऋचा की बात सुनकर विशाल की हैरानी तो दूर हो गई पर उसका मन करुणा से भर गया। विशाल ने उस बच्ची को छू कर देखा तो विशाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। कितने प्यारे लगते हैं ये छोटे से बच्चे। कोई भला कैसे छोड़ सकता है ऐसे मासूम बच्चों को? ऋचा और विशाल दोनों भावुक हो गए। विशाल ने ऋचा से कहा, इस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर इस बच्चे के बारे में बता देते हैं। अगर इसे कोई लेने आ गया तो दे देंगे, नहीं तो तुम अपने जन्मदिन पर ईश्वर का तोहफा समझकर रख लेना। विशाल की बात सुनकर ऋचा बड़ी खुश हो गई। यही तो वो चाहती थी। बारिश थोड़ा कम हुई तो विशाल धीरे धीरे अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां जाकर बच्ची के बारे में बताया और अपना पता, फोन नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करवा दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी जानकारी लेकर कहा, वैसे तो इस बच्ची को लेने कोई आएगा नहीं, अगर आया तो मैं आपको खबर कर दूंगा। ऐसे न जाने कितनी बच्चियों को तो मैं खुद ही सरकारी अस्पताल में देकर आया हूं। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर विशाल और ऋचा अवाक से रह गई। ऋचा को समझ नहीं आ रहा था कि कोई अपने ही बच्चे को ऐसे रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकता है भला। ऋचा बच्चे के लिए बहुत तड़पी जो थी, इसीलिए उसे एहसास था बच्चे के ना होने का। विशाल ऋचा को इतना गंभीर और परेशान सा देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, घर चले, बच्ची भूखी होगी। विशाल की बात सुनकर ऋचा अपने ख्यालों से बाहर आई और गोद में थामी हुई बच्ची को प्यार से देखने लगी। बच्ची ऋचा के प्यार और स्पर्श की गर्माहट पाकर आराम से सो रही थी। विशाल और ऋचा बच्ची के साथ अपने घर आ गए।
बहुत दिन बीत गए, लेकिन ना तो उस बच्ची के माता पिता का पता चला और ना ही पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई। जब ऋचा और विशाल को यकीन हो गया कि अब इस बच्ची को लेने कोई नहीं आएगा, तो दोनों ने पूरी कार्यवाही करके कानूनी रूप से उस बच्ची को गोद ले लिया। ऋचा और विशाल ने उस बच्ची का नाम दिया मुस्कान। मुस्कान को दोनों अपनी बच्ची की तरह पालने पोसने लगे। समय बीतता जा रहा था। अब ऋचा के जीवन का सूनापन भी दूर हो चुका था। वो बड़ी खुश रहती थी अपनी छोटी सी दुनिया में विशाल और मुस्कान के साथ। एक बार जब मुस्कान 8 साल की थी और स्कूल जाने लगी थी, तब ऋचा के साथ फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी थोड़ा और बदल गई। ऋचा मुस्कान को लेकर स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी एक 10 साल की बच्ची अचानक ऋचा के पास आकर उसकी साड़ी पकड़कर रुपये मांगने लगी। ऋचा ने पूछा, कहाँ रहती हो बेटा और रुपयों का क्या करोगी? मैले कुचैले और फटे कपड़े पहने उस बच्ची ने बस इतना ही कहा, खाना खाना है। ऋचा ने कहा, मेरे साथ उस दुकान तक चलो, वहां से कुछ खाने का दिलवा देती हूँ। कहते हुए ऋचा उस बच्ची का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। तभी एक आदमी जल्दी से भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा, अरे 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 अरे, मेरी बच्ची को कहाँ लेकर जा रही हो मैडम? और हाथ छुड़ाकर उस बच्ची को मारते हुए अपने साथ ले गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ऋचा कुछ कह ही नहीं पाई और बस खड़ी खड़ी देखती रही। मुस्कान भी डरी सहमी ये सब देख रही थी। घर आकर मुस्कान ने ऋचा से पूछा, मम्मा वो गंदे अंकल कौन थे और उस लड़की को क्यों मार रहे थे? ऋचा ने बात टालने को कह दिया, उसके पापा थे बेटा, तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आओ फटाफट, साथ में खाना खाएंगे। मुस्कान ओके मम्मा कहकर चली गई। ऋचा ने मुस्कान को कह तो दिया, पर वो खुद उस बच्ची को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। शाम को जब विशाल घर आया तो ऋचा ने उसको उस बच्ची के बारे में बताया और दुखी होकर बोली, अपने बच्चे को कोई इतना कैसे मार सकता है? वो तो सिर्फ कुछ खाने के लिए मेरे साथ आ रही थी। ऋचा की बात सुनकर विशाल ने उसको समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो ऋचा, वो स्कूल के पीछे की गली में जो बस्ती है ना, वहाँ से आए होंगे वो बच्चे, और हो सकता है वो उसकी बेटी ना हो। कई बच्चों के माँ बाप नहीं होते ऋचा, बच्चों को पकड़ कर ले जाना और उनसे भीख मंगवाना कोई नई बात नहीं है। विशाल की बात सुनकर ऋचा को अच्छा नहीं लगा। उसने विशाल से गुजारिश भरे लहजे में कहा, विशाल तुमसे कुछ मांगू, दोगे क्या? विशाल ने चौंक कर पूछा, क्या? मैं एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ ऐसी बच्चियों के लिए। ऋचा ने एक सांस में बोल दिया। ऐसे अचानक? विशाल हैरान था। नहीं नहीं, अचानक नहीं, मैं सोच रही थी कि अपनी मुस्कान जैसी या फिर उस बच्ची जैसी कितनी ही बच्चियों को उनके घर वाले छोड़ देते हैं। हर बच्ची को हमारे जैसे लोग मिल जाएं ये तो जरूरी नहीं। अगर मैं 2-4 बच्चियों के जीवन को संवार पाऊं तो अपना जीवन सफल समझूंगी। विशाल मंत्रमुग्ध सा ऋचा को देखने लगा और सोचने लगा, एक बच्ची की मां बनकर ऋचा मातृत्व और ममता से कितना भर गई है कि अब उससे किसी बच्ची का दुख नहीं देखा जाता। विशाल ने ऋचा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, अच्छा विचार है, लेकिन यहाँ मुंबई में नहीं, अपने पुराने घर अपने ग्वालियर चलकर इस काम की शुरुआत करेंगे। ऋचा खुश हो गई और विशाल को गले से लगा लिया। मम्मा मम्मा! अचानक पीछे से आती आवाज से ऋचा ने आंख खोलकर मुड़कर देखा। मुस्कान हाथ में कॉफी लिए खड़ी थी। ऋचा वापस वर्तमान में लौट आई। मुस्कान ने पूछा, आप सो रही थी क्या? ऋचा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इस बरसात की रात को महसूस कर रही थी जिसकी वजह से तुम मुझे मिली। हाँ मम्मा, और अपने एनजीओ की वो लड़कियां भी तो जिनको आप मेरी तरह प्यार देती हो, मुस्कान ने हंसते हुए कहा। इस पर ऋचा ने गहरा संतोष दिखाते हुए कहा, वो सब भी तुम्हारे बाद ही शुरू किया था बेटा। मैं जब भी ऐसी बरसात की रात देखती हूँ तो बीते दिनों में चली जाती हूँ। उसे एक बरसात की रात ने न सिर्फ मेरी जिंदगी को एक लक्ष्य की तरफ मोड़ा, बल्कि मेरा जीवन भी खुशियों से भर दिया था। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था बरसात की वो रात। इस किस्से को लिखा था प्रियंका कटारे ने, जो हमारी हैशटैग किस्सा की टीम के लिए किस्से लिखती हैं। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।